Hello everyone. So in the last class, I told you that I will make a video on flux, that is electric flux, and also a video on Gauss law, so that we can use these two or the knowledge of these two fundamentally in our application of Gauss law. So there are questions that you will see from electric flux also, and we will take some of the questions also. Some questions that we will take will be a bit easy, but some questions that we are going to take will be hard also. So let's understand the electric flux and solve some questions on electric flux so that in future you have no problem with electric flux. Okay. And flux calculations. Okay. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ लिख तो दिया है कि इट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो उसके पहले समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फ्लक्स, कि फ्लक्स होता क्या है और हम कहते किसको है फ्लक्स। क्योंकि बोल तो देते हैं कि ये फ्लक्स इसका इतना आ रहा है या फ्लक्स इसका इतना जा रहा है, बट व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ फ्लक्स। तो फ्लक्स जो होता है ना, द क्वांटिटी वी कॉल फ्लक्स इज नथिंग बट फ्लो ऑफ समथिंग। जैसे यहाँ पे अगर हमने मान लो लिख दिया ना ये कि लाइंस है, ठीक है, और ये लाइंस किसी भी चीज को रिप्रेजेंट कर सकती है। लाइक न्यूटन वंस कैलकुलेटेड फ्लक्स फॉर फ्लो ऑफ वाटर, आई बात समझ में, या सम मैक्सवेल कैलकुलेटेड फ्लक्स फॉर फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या है ना कि दे आर ट्राइंग टू कैलकुलेट कि जो ये फ्लो हो रहा है किसी भी चीज का, इधर यू आर सेइंग वाटर का फ्लो या फिर द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब फ्लक्स या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। इन दोनों का जो फ्लो है वो कितना हो रहा है किसी भी एक सरफेस से। दैट मीन्स अगर मैंने यहाँ पे कोई एक सरफेस बनाया है तो इस फील्ड लाइंस का या फिर वाटर का या किसी भी चीज का जो फ्लक्स है या फिर जो फ्लो है वो इस एरिया के थ्रू कितना हो रहा है, वो जो क्वांटिटी निकल के आएगी ना, दैट क्वांटिटी विल बी कॉल्ड फ्लक्स। और जो फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाई फाइव। एंड अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ फ्लक्स किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम इसको छोटे से ई से रिप्रेजेंट कर देंगे कि द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी रिप्रेजेंटेड बाई फाइव। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लक्स किसका कहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, फील्ड लाइन से। तो ये कुछ नहीं है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ये पास किससे हो रही है, किसी एक एरिया से। दैट मीन्स दिस सरफेस दैट वी हैव टेकन, वी हैव कंसीडर्ड कि इसका जो ये है एरिया वो है ए। अब इन्हीं दोनों क्वांटिटीज को हमें मिला के लिखना है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, आई एम ऑल्सो राइटिंग इट फॉर यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, or you can write electric field lines through a given surface of area A. Now this area A that we have said, it also we are going to consider it as a vector, क्योंकि देखो फ्लक्स जो क्वांटिटी है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का मतलब क्या हुआ, इट्स गोइंग टू बी अ स्केलर क्वांटिटी, it's going to be a scalar quantity. Now if something is a scalar quantity and it is multiplied, and that we are defining it ki it should be equal to electric field multiplied by area, that means we are going to assume कि area जो है हमारा that's also going to be a vector, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लीकेशन के दो तरीके हो सकते हैं, either you can do vector multiplication in scalar terms or you can do vector multiplication in क्रॉस टर्म्स, या फिर वेक्टर मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट, बट दैट क्रॉस प्रोडक्ट इज गोइंग टू गिव यू अ वेक्टर क्वांटिटी। एंड वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि ये फ्लक्स कैसा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें ये याद रखना होगा कि जब हम डेफिनेशन लिख रहे हैं ना इसकी, दैट इज इफ वी आर राइटिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो ये हमेशा याद रखना है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई डॉट ए। अब ये लिख तो दिया हमने कि फ्लक्स की जो वैल्यू होगी उसकी क्वांटिटी हमने जो डिफाइन की है इट विल बी ई डॉट ए। पर ये बात भी है कि अभी तक अगर आपको ये फील नहीं आया है कि
व्हाट इज फ्लक्स? तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल भी आपको दिया जा सकता है कि आपने अगर देखा हो तो जब आप फ्रिज खोलते हो, ठीक है, व्हेन यू ओपन अ फ्रिज, व्हाट यू सी कि देयर इज अ मतलब मूवमेंट ऑफ एयर, कोल्ड एयर टुवर्ड्स यू। अब वो जो कोल्ड एयर है, ठीक है, उसी का जो मूवमेंट जो आप फील कर रहे हो ना आपके चेहरे पे जो आ रही है, उसी को हमने क्या कह दिया, फ्लक्स। अब उस फ्लक्स को आप चाहो तो बोल दो कि द फ्लो ऑफ दिस कोल्ड एयर, या फिर कोल्ड एयर का जो फ्लक्स है वो कितना है, वो आपके सरफेस पे आप अपना देख लो कितना आप लगाना चाहते हो, एंड दैट क्वांटिटी विल बी ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। अब फ्लक्स कम है या ज्यादा है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल, उसी एग्जांपल में जब आप फ्रीजर खोलोगे, यू विल फील की जो फ्लक्स आ रही है कोल्ड एयर की, या जो आपको कोल्ड एयर आपके चेहरे पे आता हुआ फील हो रहा है, तो वो ज्यादा है। मतलब इन रिलेटिव टू जो फ्लक्स नीचे से आ रहा है, दैट इज एनी रीजन आउट ऑफ द एक्सेप्ट द फ्रीजर। तो यू विल फील कि जो फ्लक्स है कोल्ड एयर का फ्रीजर से ज्यादा हो गया, और फ्लक्स है जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द फ्रिज से आ रहा है वो कम हो गया। दैट मीन्स जो फ्लक्स की क्वांटिटी है ना, वो बढ़ती घटती रहेगी डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे उसको, कहाँ से वो आ रहा है, या फिर उसका जो एरिया वेक्टर है या फिर एरिया है वो कितना एंगल बना रहे हैं। जैसे इस केस में अगर हम बोले तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हम लेंगे ऐसे। अब ना इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि हम एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या लेंगे। तो एरिया वेक्टर जो क्वांटिटी है ना, उसको या उसके डायरेक्शन को हम जब लेते हैं, वी अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर। दैट मीन्स एकदम सिंपल टर्म्स में बोलूं तो ऑलवेज रिमेंबर कि हाउ टू टेक एरिया वेक्टर, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर। अब ये कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर क्या है कि आपके पास अगर कोई भी सरफेस है, ठीक है, मान लो मैंने ये छोटा सा ये सरफेस लिया जैसे मेरा हाथ है, अगर मैं इस सरफेस को देख रहा हूं, ठीक है, दिस हैंड विच हैज दिस सरफेस, तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर हम लेंगे ना, वो हमेशा आउटवर्ड में पॉजिटिव लेंगे और इनवर्ड में नेगेटिव लेंगे। जैसे अगर मैंने बोल दिया ना कि ये सरफेस है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा, देखो इस सरफेस का ऐसे जो होगा, दैट विल रिप्रेजेंट माई एरिया वेक्टर। और ये एरिया वेक्टर जो होगा ना वो पॉजिटिव होगा, और उल्टा ले लिया तो ये एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमेशा कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर को यूज करना है कि जिस भी सरफेस पे हम यूज कर रहे हैं, तो अगर वो आउटवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, हम आउटवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर इनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, इनवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने एक क्यूब लिया होता, अगर यहाँ पे एक क्यूब है रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, दिस क्यूब विल हैव व्हाट, 6 सरफेसेज, है नहीं है, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 6 सरफेसेज आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इफ यू वांट टू नो कि व्हाट इज गोइंग टू बी दी, वेट, 1 2 3 4 5 6, हाँ ठीक, 6 सरफेसेज। इफ यू वांट टू नो कि व्हाट विल बी द एरिया वेक्टर इन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग टू एज्यूम एरिया वेक्टर, तो मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, ओके। नो, इसमें ना आपको एक्सिस वैक्सिस का ध्यान नहीं रखना। लाइक आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो आप ये देखोगे कि एक वाई एक्सिस पे हमने पॉजिटिव माना, तो उसको नेगेटिव एक्सिस में भी एरिया को पॉजिटिव मान लिया। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस एरिया की बात करूं, तो इस एरिया का अगर आप देखो, तो इसको तो हम मान लेंगे कि पॉजिटिव है होगा, पर अंदर वाले को हम क्या मानेंगे, नेगेटिव है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर। पर वही अगर हम इस एरिया पे आ जाते हैं, तो इस एरिया का इस तरफ देखो, वेक्टर में तो ये होता है ना कि आपने अगर एक्स डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया तो नेगेटिव एक्स विल बी नेगेटिव है। पर इसमें हमेशा याद रखना कि यू आर गोइंग टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ ऑर्डर फॉर ईच सरफेसेज इंडिविजुअली। दैट इज, अगर ये सरफेस कंसीडर कर रहे हैं हम सिर्फ, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव है, और इस तरफ जो एरिया वेक्टर मान लेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव है। तो एरिया वेक्टर कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, दैट विल बी डिपेंडेंट अपॉन कि आपका आउटर सरफेस कौन सा है। अगर आपका आउटर सरफेस आपने पहचान लिया, तो ऑलवेज गोइंग यू आर गोइंग टू टेक एरिया वेक्टर एज पॉजिटिव। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गई, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ क्लोज सॉरी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस, एंड दैट वैल्यू विल बी डिपेंडिंग अपॉन द एंगल थीटा। यहाँ पे क्या है, दैट थीटा इज नथिंग बट द एंगल दैट द फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग विद द एरिया वेक्टर। लाइक इन दिस केस वी नो कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, तो एंगल थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0। और इस केस में द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट, ई डॉट ए। पर
इसी केस में अगर मैंने मान लो, होप यू आर नोटिंग दिस डाउन, इसी केस में मान लो, अगर मैंने एरिया वेक्टर को या फिर एरिया को जस्ट इसी के, ओके, इसी केस में अगर मान लो मैंने इस सरफेस को थोड़ा सा रोटेट कर दिया होता, इसी एक्सिस से रोटेट कर दिया होता, दैट मीन्स कि अब इसकी एक्सिस मान लो एक सर्टेन एंगल बना रही है, ठीक है, ये एक्सिस क्या कर रही है, एक सर्टेन एंगल बना रही है, और वो एंगल किसके साथ बना रही है, मान लो इसकी ये न्यू एक्सिस है, न्यू एक्सिस है, और न्यू एक्सिस के साथ ये एक एंगल बना रही है, विच एंगल वी हैव स्टेट टू बी एंगल थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी भी उसी डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी भी उसी डायरेक्शन में है। तो क्या होगा कि इफ इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विथ एक्सिस 1 और दिस इज आवर एक्सिस 2, तो हमें फिर से देखना पड़ेगा कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय द एरिया वेक्टर। उस वाले केस में एरिया ऐसे थी, अभी हमने इस प्लेन को थोड़ा रोटेट कर दिया है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो ये प्लेन है मेरा, ये प्लेन है मेरा, पहले ऐसे थी, ठीक है, अब मैंने उसको थोड़ा रोटेट कर दिया। हम इस वाले सरफेस को देख रहे हैं, ये वाला सरफेस अगर थोड़ा रोटेट हुआ है, दैट मीन्स मान लो अगर मैंने एरिया वेक्टर को इस लाइन से रिप्रेजेंट किया, ठीक है, दिस इज माई लाइन, और ये ऐसे रोटेट हो रहा है, दैट मीन्स अब की बारी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो इस डायरेक्शन में अगर एरिया वेक्टर है, तो हम अगर इस परपेंडिकुलर बनाए तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, मेरी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी भी किस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सभी भी इस डायरेक्शन में। तो हाउ टू फाइंड आउट की व्हाट विल बी द एंगल, हाउ टू फाइंड आउट की व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस एक्सिस या फिर दिस एरिया वेक्टर। तो अगर टोटल एंगल 90 डिग्री है, एक्स और वाई, मतलब वाई और एक्स, तो ये अगर 90 डिग्री है टोटल एंगल, और उसमें ये वाला एंगल है थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और क्योंकि हमने ये वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर लिया है एरिया वेक्टर, तो अगेन दिस एक्सिस विल बी मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। अगर ये 90 माइनस थीटा है, टोटल एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एंगल थीटा। दैट मीन्स एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज अगेन कमिंग आउट टू बी व्हाट, एंगल थीटा। तो यहां पे जो वैल्यू होगी, दैट वैल्यू वी कैन जस्ट से, इस वैल्यू की वैल्यू कितनी हो गई, फाई विल बी इक्वल टू ई डॉट ए डॉट कॉस थीटा। तुम इसको चेक भी कर सकते हो, जब हमने थीटा की वैल्यू 0 ली थी, ठीक है, दैट मीन्स जब हमने कहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की वैल्यू थीटा इक्वल टू 0 है, तो वहां पे फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई थी, मैक्सिमम, बिकॉज कॉस थीटा की वैल्यू 0 पे 1 हो जाती है, दैट वैल्यू विल बी ई डॉट ए। पर अगर हम दूसरे केस को देखें कि जिसमें इसको मान लो हमने रोटेट कर दिया बाय 90 डिग्री, तो वो केस कैसा बन जाएगा कि दिस विल बी आवर एरिया, या फिर ये जो प्लेन सरफेस है, दिस विल बी द प्लेन सरफेस, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पास कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही है, और इसका 90 डिग्री कैसा होगा, एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में। दैट मीन्स नाउ द एंगल वुड बी 90, और cos 90 की वैल्यू क्या हो जाती है, cos 90 की वैल्यू हो जाती है 1। दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन दिस केस विल बी 0। ओके, सो बेसिकली यू हैव टू सी कि व्हाट इज द एंगल दैट द एरिया वेक्टर इज मेकिंग, और उसके बाद कि ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ आ रही है, और डायरेक्शन विल ऑलवेज बी टुवर्ड्स द वाटर। लाइक वन मोर केस वी कैन टेक, a very good case that we can take। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। तो मिटाता हूं मैं, बहुत अच्छा केस लेता हूं मैं। मान लो इसकी बात, इसकी जगह ये प्लेन सरफेस ना होके एक सिलेंडर होता हमारे पास, ठीक है, मान लो एक सिलेंडर होता, ठीक है, जिसकी रेडियस क्या होती, रेडियस आर, और हाइट क्या होती,
हाइट h। ठीक है, मान लो इसके सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्मली आ रही है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ना इफ अगर मैं कोई पूछे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर, तो फ्लक्स की वैल्यू सिलेंडर के थ्रू क्या होगी, क्या लगता है? मतलब आप अगर देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें क्या बोल रहा है कि फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर ना, तो ये मान लो अगर लाइट आ रही होती, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लो कोई एक स्क्रीन रखा होता, ठीक है, इसके सामने अगर मैंने कोई एक बहुत बड़ा स्क्रीन रख दिया होता, अगर यहाँ पे कोई एक स्क्रीन रखा होता, ठीक है, अगर स्क्रीन रखा होता, तो फ्लक्स क्या है? अभी मैंने बताया फ्लो ऑफ एनीथिंग, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स बोल दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का फ्लो। अगर यहाँ पे मैंने फील्ड की जगह लाइट बोली होती ना, कि मान लो यहाँ पे क्या है, एक मतलब कोई लाइट आ रही है, कोई टॉर्च है या फिर कोई एक बहुत बड़ा बीम ऑफ लाइट वो आ रही है, तो इसके सामने, ठीक है, ये रखा हुआ है लाइट के सामने ये सिलेंडर, ठीक है, तो जो सिलेंडर होगा ना, उसकी एक शैडो बनेगी, ठीक है, और वो जो शैडो है वही तो फ्लक्स है हमारा। जो शैडो लाइट के कारण बनेगी, दैट लाइट या फिर दैट शैडो इज कैप्चरिंग कि कितनी लाइट इसके थ्रू पास नहीं हो पा रही, या फिर एक इसकी कितनी लाइट इसके सरफेस पे जा रही है। आ रही है बात समझ में? तो जो ये शैडो अगर हमने कैलकुलेट कर लिया ना कि कितनी शैडो बनेगी, दैट विल बी इनफ टू कैलकुलेट कि व्हाट विल बी द फ्लक्स थ्रू दिस सिलेंडर। तो अगर देखो तो यहाँ पे सिलेंडर जो है वो कितना फ्लक्स रोक रहा होगा, या फ्लक्स अगर मान लाइट रोक रही होगी या फिर फ्लक्स बना रहा होगा, तो हम इस जो पूरे के पूरे सिलेंडर है ना, उसको अगर सामने के प्लेन सरफेस से रिप्रेजेंट कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, तो इतनी ही तो लाइट रोक रही होगी है। और इस प्लेन सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा? याद रखना, इस प्लेन सरफेस को एरिया वेक्टर तो इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, एंगल तो थीटा 0 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी इस प्लेन सरफेस के थ्रू, उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट विल बी एच ओनली। इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? क्या लगता है, क्या होगी इसकी ब्रेड्थ? ये टोटल जो ये है, ये क्या है, 2r है ना, दैट मीन्स द वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट? एरिया की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? E डॉट ए विल बी इक्वल्स टू, ई तो ई है, एरिया की वैल्यू विल सिंपली बी एच मल्टीप्लाइड बाई 2r, और थीटा की वैल्यू हमने 0 ले ली, तो कॉस थीटा विल बी 1, दैट इज ई डॉट 2h डॉट आर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फ्लक्स। आया बात समझ में? मतलब आपको सिर्फ ये देखना है कि जो फ्लक्स है, या फिर आपने उसको लाइट की तरह इमेजिन कर लिया, तो ये जो लाइट है यहाँ पे, एक तो ये लाइट कैसा मतलब डायग्राम बना रही होगी, तो इट विल बी मेकिंग अ सिंपल लाइन, है कि नहीं है? और ये फ्लक्स जो है इसके थ्रू जो आ रही होगी, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई डॉट 2h डॉट आर। मतलब ये लाइट थोड़ी ऐसी इमेज बना रही होगी, विच इज आवर, ऐसी इमेज बना रही होगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसको कैप्चर कर रहा होगा? इसके प्लेन सरफेस को। ठीक है, एंड नाउ मान लो अगर हमने इसको थोड़ा सा रोटेट कर दिया होता, अगर इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बना रहे हैं हम, मान लो इसको थोड़ा रोटेट कर देंगे, तो क्या होगा? इफ आई एम जस्ट रोटेटिंग दिस सिलेंडर, इसको अगर मैं थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ, कीपिंग एवरीथिंग सेम, रेडियस सेम रख रहे हैं, हाइट सेम रख रहे हैं, और सब कुछ सेम रख रहे हैं, ठीक है, रेडियस सेम, हाइट सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट व्हाट वी हैव डन, इसको थोड़ा रोटेट कर दिया है, आपकी बारी, रोटेट कर दिया है इसके एक्सिस से। मतलब ये अगर उसकी एक्सिस थी, मतलब इसकी न्यू एक्सिस ऐसी हो जाएगी, और ये अगर उसकी एक्सिस थी, तो इन दोनों के बीच में अब एंगल क्या बन रहा है? थीटा। ठीक है, अब रोटेट करने के कारण क्या होगा? मान लो अगर इसके थ्रू हम लाइट पास करवा रहे थे, रोटेट करने के कारण क्या होगा? जो इसकी प्लेनर सरफेस है, देखो, जो हमने माना था कि इसमें अगर हम प्लेन मान ले, तो जो इसकी प्लेनर सरफेस है, ठीक है, वो तो एक सर्टेन एंगल से रोटेट हो गई, हुई ना? दैट मीन्स अगर ये एंगल थीटा है, हमने पहले भी किया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा?
एंगल थीटा। दैट मीन्स जो प्लेन हमने पहले यूज किया था, अब वो थोड़ा प्लेन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और अब उसकी जगह, ठीक है, उसकी जगह क्या आ जाएंगे, तो ये जो सर्कल देख रहे हो ना, ये जो क्या कहते हैं एरिया है ऑफ दी अपर एंड एंड लोअर एंड, वो भी तो आना स्टार्ट हो जाएंगे। आई बात समझ में? क्योंकि पहले तो सिर्फ और सिर्फ इसके और इसकी वजह से आ रही थी फ्लक्स, जब ऐसे था ये, पर जब रोटेट कर दिया हमने, दैट मीन्स अब ये वाला जो एरिया है और ये वाला जो एरिया है, वो दोनों भी क्या कर रहे होंगे, कॉन्ट्रीब्यूट। बस जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो कि इसको टोटल रोटेट कर दिया होता, टोटल रोटेट कर दिया होता, ऐसे कर दिया होता, तो जो फ्लक्स होती जो इसके थ्रू पास हो रही होती, वो किसके थ्रू आ रही होती, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के कारण ना, या किसी एक को भी मानो एक के कारण ना। ये तो जो सरफेस हमने माना था कि मान लो इसको हम एक प्लेन से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये प्लेन के थ्रू तो एरिया वेक्टर इस तरफ हो जाती, तो इसके कारण जो ये हमने प्लेन बनाया था सिंपली, वो तो आ नहीं रहा होता। अगर फाइनल डायग्राम देखेंगे तो ये प्लेन जो है वो टोटली किस में कन्वर्ट हुआ हो जाता, एक एरिया, सर्कल के एरिया में। आई बात समझ में? तो अगर फाइनल ऐसा हो रहा है, दैट मीन्स जो ऊपर का पार्ट है और जो नीचे का पार्ट है वो सेमी सर्कल में या फिर सेमी सर्कुलर डिस्क में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और दोनों को ऐड कर रहे हैं। दैट मीन्स अगर मान लो ये छोटा सा एरिया होता और उसको हम देख रहे होते, तो फाइनल वाले केस में क्या होता कि ये वाली एरिया की वैल्यू तो ऐसी होती, ये तो अभी भी क्या बना रहा होता, एक प्लेन बना रहा होता। अगर इसको देख रहे हैं तो दिस वुड हैव बीन मेकिंग अ प्लेन। पर अभी ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के दोनों क्या कर रहे होते, एक सर्टेन सर्टेन क्या दे रहे होते, एक सर्टेन एरिया दे रहे होते, और यही दोनों एरिया क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे टू मेक दी फाइनल डायग्राम। दैट इज, ये जो एरिया बन रहा है हमारा वुड हैव बीन लाइक दिस एंड लाइक दिस। यही चीजें जो है ना, ये देखो, ये थोड़ा सा इंट्यूशन आना चाहिए आपको। इंट्यूशन क्यों? क्योंकि ये जब हम रोटेट कर रहे हैं ना, पहले तो ये लाइन थी सिर्फ और सिर्फ, कोई यहाँ पे कर्व सरफेस तो आ नहीं रहा था, पर जैसे जैसे रोटेट कर रहे हैं ये लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे की तरफ भाग रही है, और ये सर्कल क्या हो रहा है, ये सेमी सर्कुलर क्या हो रहा है, बड़ा होता जा रहा है। दैट इज द फाइनल एंड रिजल्ट विल बी जस्ट अ सर्कल। तो हमें इसका एरिया निकालना है, ये जो सरफेस है ना, ये छोटा छोटा बन रहा है जो, इसके सरफेस का एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, दिस एरिया विल बी व्हाट, एरिया विल बी व्हाट ए। और अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल मेड बाय दिस एरिया विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये एंगल थीटा हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस तरफ, ई, तो इसका एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सेम थिंग यहां पे करते, क्योंकि हमें टोटल एरिया निकालना है ना, टोटल एरिया विल बी इक्वल टू व्हाट, या टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया निकालना है, तो इसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू, मान लो A1 लिखा, इसको इसको A2 लिखा, और इसको A3 लिखा, या फिर φ1 लिख रहा हूं, इसको इसको सॉरी, इसको φ1 लिख रहा हूं, इसको φ2 लिख रहा हूं, और इसको φ3 लिख रहा हूं। फाइ नेट की वैल्यू किसके इक्वल हो जाती, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। φ2 की वैल्यू तो ये वाली है, दैट इज इसके थ्रू, इस वाले बड़े वाले प्लेन के थ्रू, तो वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, ई डॉट, जो हमारी वैल्यू आई है 2h डॉट आर मल्टीप्लाइड बाई एंगल हमने कैलकुलेट किया थीटा, वैल्यू विल बी φ2 की ई डॉट 2h डॉट आर कॉस थीटा। अब φ1 और φ2 की वैल्यू, सॉरी इट इज φ2 ना, सॉरी दिस विल बी φ1। अब ये φ2 और φ3 के वैल्यू हमें निकालने हैं, उसमें हमने बोला कि ये वाला एरिया वेक्टर कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस थीटा। दैट मींस इस वाले केस में φ2 की वैल्यू φ3 के इक्वल होगी, वैल्यू विल बी सिंपली इक्वल टू व्हाट, ई मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कल, है ना, हमें सेमी सर्कुलर डिस्क दिख रही होगी, ऊपर जा रही होगी तो सेमी सर्कुलर डिस्क दिख रही होगी, एंड दैट वैल्यू विल बी पाई आर स्क्वायर बाई 2, और एंगल कितना बना रहा है वो, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। दैट इज वैल्यू कितनी आ जाएगी, φ1 प्लस या φ2 प्लस φ3 की, क्योंकि दोनों सेम है, मल्टीप्लाई कर दो, ई डॉट पाई आर स्क्वायर बाई 2
cos 90 minus theta will be giving you sin theta. That is 2 and 2 cancel. Find net will be equal to E dot 2h dot r cos theta plus E dot pi r square sin theta, and this will be the value of net flux. यहां पे एंगल की वैल्यू रख के देख लो, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तो सिर्फ और सिर्फ कौन कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ये कर्व सरफेस वाला एरिया। और जब थीटा की वैल्यू π/2 हो गई तो कर्व सरफेस वाला एरिया जिसको हमने एक प्लेन से रिप्रेजेंट किया है उसकी एरिया वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम इसको देख रहे हैं कि ये कर्व सरफेस या फिर सॉरी जब ये सेमी सर्कुलर डिस्क कंट्रीब्यूट कर रहा है तो वो कितने एरिया कंट्रीब्यूट कर रहा है, E इंटू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। और जब ये टोटली रोटेट हो जाएगी, मतलब पहले ऐसे थी सिलेंडर और अब टोटली रोटेट हो गई, तो सिर्फ और सिर्फ ये कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे, वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, पाई आर स्क्वायर साइन थीटा। चलो ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने इसको ले लिया सो दैट कि यू कैन अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। होपफुली यू हैव अंडरस्टूड इट। अगर नहीं आया है समझ में तो डू कमेंट, आई विल अगेन ट्राई टू मेक इट मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बस बात इतनी है कि हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन में ये बात का ध्यान रखना है, जो एरिया वेक्टर है ओके वो कितना पोर्शन या कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, या फिर उसमें भी इम्पोर्टेंट कि जो एरिया वेक्टर है इट्स मेकिंग व्हाट एंगल थीटा विद द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Still, if you haven't understood, this is a very cool visualization of what we have done just right now. So feel free to comment. चलो लेट्स डिस्कस मोर ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि होता क्या है। तो हमने बता दिया कि ये होती है वैल्यू फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ चार्ज। ठीक है, किसी भी क्यू चार्ज के थ्रू या किसी भी क्यू चार्ज से कितना फ्लक्स एसोसिएटेड होता है, व्हाट इज फ्लक्स एसोसिएटेड विथ अ चार्ज क्यू। अगर हमारे पास कोई भी चार्ज क्यू है तो उसके थ्रू या उसके कारण कितना फ्लक्स निकलता है। तो सबसे सिंपल तरीका है कि ये क्या कर लेते हैं कि इस चार्ज क्यू को किसी एक स्फीयर के अंदर बंद कर लेते हैं, क्लोज सरफेस के अंदर बंद कर। ठीक है, हम अगर निकालना चाह रहे हैं कि इसके थ्रू कितना चार्ज सॉरी इसके थ्रू कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो मान लो ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरफ। ऐसे तो फील्ड जगह क्या होंगी, सिमेट्रिकली पास हो रही होंगी। ठीक है, हम क्या करते हैं इस छोटे एरिया को देखते हैं। लो ये छोटा सा एरिया है, ठीक है, दिस एरिया इज ऑफ दिस एरिया, और ये इस एरिया के वेक्टर देखे तो हमेशा क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो मान लो ये छोटा सा एरिया है जो कि इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी इसकी, इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि छोटा दूसरा एरिया देखेंगे। मान लो हम छोटा सा दूसरा एरिया देख रहे हैं, DS1 मान लो, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देख रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एरिया वेक्टर अगेन इसका इज गोइंग टू बी व्हाट, DS2। तो ऐसे ऐसे करके अगर हम फ्लक्स निकाल रहे हैं तो फ्लक्स की जो वैल्यू होगी नेट, वो क्या होगी, मान लो इसको हमने क्या कह दिया φ1, इसको क्या कह दिया φ2। ऐसे ऐसे करके ये n नंबर ऑफ सरफेस एरिया से बना होगा, छोटे छोटे सरफेस से बना होगा। तो वैल्यू विल सिंपली बी इक्वल टू व्हाट, φ1 प्लस φ2 प्लस डॉट 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 φn, है कि नहीं है। द वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम लिखेंगे क्या, E डॉट DS1 E डॉट, ई की वैल्यू हर पॉइंट पे क्या होगी DS2 एंड डॉट 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 DN। दैट मीन्स अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो आपको यहां ये दिख रहा होगा कि DS1 DS2 DS3 सबके सब क्या है, एक छोटे छोटे एडिशन है इलेक्ट्रिक सॉरी सरफेस एरिया के। सबके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड या सबके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी, इट विल बी इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, वेयर R इज द रेडियस। ठीक है, तो इसके थ्रू या इसके थ्रू या इसके थ्रू या इसके थ्रू किसी भी सरफेस एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होने वाली है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली है, सेम। तो हम चाहे तो E को हम एक साथ लिख दें बाहर निकाल के, और इसको क्या कर दे DS1 प्लस DS2 प्लस DS3 एंड सो ऑन। ठीक है,
अब ये ds1 प्लस ds2 इज नथिंग बट इन मतलब समेशन ऑफ स्मॉल एरियाज। स्मॉल एरिया का समेशन हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन अगर लिमिट में इंटीग्रेशन ऑफ दिस ds। ठीक है। और इन सभी एरियाज को, या फिर इंटीग्रेशन नहीं भी लिखना चाहते हो तो तुम्हें पता है कि अगर ये सारे के सारे एरियाज का अगर हम सम देखें तो वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी। अगर सभी एरियाज को हम निकाल रहे हैं, 1 2 3 4 पूरे सरफेस को कवर कर रहा है, तो जो टोटल एरिया का सम होगा वो सम किसके इक्वल हो जाएगा, द सम ऑफ दिस सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ई की वैल्यू क्या होगी किसी भी पॉइंट पे, के क्यू, या के की जगह के की पूरी वैल्यू लिख लो, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर, और इस टोटल एरिया का सम विल बी 4 पाई आर स्क्वायर। दिस 4 पाई एंड दिस 4 पाई विल बी कैंसिल, आर स्क्वायर एंड आर स्क्वायर विल बी कैंसिल। जब फाई की वैल्यू होगी दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब जो फ्लक्स है किसी भी चार्ज का, ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने इसको किया तो इसके लिए है, स्फेयर के लिए, पर ये जो हमने निकाला है ना, वो हमने फ्लक्स निकाला है किसी भी चार्ज के थ्रू। दैट मीन्स इट इज इंडिपेंडेंट अपॉन कि वो किसके अंदर बैठा है, किस सरफेस के अंदर बैठा है, या किसी सरफेस के अंदर नहीं भी बैठा है। ठीक है। और वो सरफेस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये जो वैल्यू आई है ये फ्लक्स आई है। ठीक है। और ये फ्लक्स आई है इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस। मतलब अगर मेरे पास एक छोटा चार्ज हो ना, और उसको मैंने अपने पॉकेट में रख लिया, तो उसके थ्रू, पॉकेट के थ्रू भी जो टोटल फ्लक्स की वैल्यू होगी, उसकी वैल्यू हमेशा किसके इक्वल होगी, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमने अभी बस इसको एग्जांपल के थ्रू, इसके थ्रू सॉल्व किया है, बिकॉज हमें पता है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होने वाली, सेम। और एरिया वेक्टर को, सॉरी, सभी पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू मेक एन एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे जस्ट क्या करो, सभी सरफेस एरिया को इंक्लूड कर लो अपने इंटीग्रेशन में, और सभी वो सबको ऐड करोगे तो अगेन दिस इज गोइंग टू गिव यू 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर, एंड दैट वैल्यू विल बी क्यू बाई एप्सिलॉन। ओके। तो हमने बस इसको यहाँ पे इतना यूज किया कि जो फ्लक्स है किसी भी सरफेस से एसोसिएटेड, दैट वैल्यू विल बी 4 क्यू बाई एप्सिलॉन। ओके।